ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मच गया है और आग ऐसी भयानक, पूरी रिफाइनरी आग की लपटों में आ गई, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंची हुई, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सुरक्षित वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों में आग की लपटें नजर आ रही हैं। पूरी फैक्ट्री को इन आग की लपटों ने घेर लिया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई। जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां ब्रान ऑयल बनाने का काम होता था। क्योंकि तेल की खेप थी, इसी वजह से आग तेजी से भड़कती चली गई। हालांकि आग लगी कैसे, इसका अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही धुआं निकला तभी फैक्ट्री के कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को खबर कर दी, जिससे फायर ब्रिगेड की टीम वक्त रहते मौके पर पहुंच गई। सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, लेकिन पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिरी हुई। आज की एक और बड़ी खबर जानिए आप। बांग्लादेश में भूकंप आया। बांग्लादेश में भूकंप के झटकों की वजह से हड़कंप मचा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई है। भूकंप का असर भारत तक महसूस हुआ है। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। यहां पर भूकंप के बाद अफरा तफरी का माहौल, एक इमारत गिर गई, हजारों लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। घनी आबादी वाला ये इलाका है और देखिए जब यहां पर धरती डोली तो फिर लोगों में किस तरीके का डर, दहशत। तस्वीरें देख रहे हैं आप। भूकंप आने के बाद कई जगह अफरा तफरी। भूकंप के झटके आने से ढाका की गलियों में मौजूद अस्थायी दुकानें टूटकर गिर गई। इसी की वजह से लोगों में ज्यादा डर फैल गया। रेस्क्यू दल के लोग मौके पर पहुंचे। अस्थायी दुकानों में इस्तेमाल किए गए बल्ली, बांस, मौके से सारा मलबा हटाया। भूकंप की वजह से हालात इस कदर खराब दिखे, हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर आ गए। पूरे ढाका में लोग इस भूकंप की वजह से सहम गए। फिलहाल भूकंप में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है। इधर जम्मू के सिकंदरपुर इलाके में प्रशासन की ओर से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके तहत अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए प्रशासन ने 130 कनाल सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसके लिए बुलडोजर एक्शन लिया गया। भू माफिया दहशत में आ गया इस बुलडोजर एक्शन को देखकर। तस्वीरें देखिए आप, कैसे प्रशासन का बुलडोजर इलाके में अवैध निर्माण को जमींदोज करता गया। इसकी वजह से उन लोगों के बीच हड़कंप मच गया जिन्होंने करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। ये जो जमीन है एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक किए गए अपराधियों ने कब्जा कर रखी थी, जिसके खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। अब इस खाली जमीन का इस्तेमाल आम जनता की भलाई के कामों के लिए लिया जाएगा, जिसके तहत एक पुलिस पोस्ट भी यहां पर बनाई जाएगी। ये अभियान राजस्व विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि अगर कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आपको मुंबई से आई हैरान करने वाली तस्वीरें दिखा देते हैं। यहां के चारकोप में फ्रेडी नाम के शख्स पर गोलीबारी हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है फ्रेडी अपने दोस्त के साथ एक गेट से बाहर निकलता है, कार की तरफ बढ़ता है, तभी वहां पहले से खड़ा एक शख्स उसके पास आता है, पिस्टल से उसे 2 गोलियां मारता है। यह घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य आरोपी हैं, अभी फरार हैं। इस गोलीकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी गई। कांदीवली, मुंबई, फ्रेडी नाम के युवक को गोली मारी गई। तस्वीर आपके सामने। तो मायानगरी में ये वारदात हुई है। मायानगरी में अपराधी बेखौफ हैं। सीसीटीवी में अपराध की ये वारदात कैद हुई है। यहां पर फ्रेडी नाम का एक शख्स था, बाहर निकलता है गेट से और जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ता है, वहीं पर एक शख्स जो पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है, ये कह सकते हैं आप कि घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया।
उस पर गोलियां दाग देता है। 2 गोलियां मारी गई फ्रेडी को। ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है और अब इस मामले में जांच करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 2 अन्य की तलाश जारी। और अब खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की आत्महत्या के मामले में लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ, इंसाफ की मांग कर रहे हैं शौर्य के लिए। सेंट कोलंबस स्कूल, इसी स्कूल का छात्र था शौर्य, और शौर्य के स्कूल के सामने ही ये परिजन इस समय नारेबाजी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। शौर्य के बैग से करीब 1.5 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें स्कूल के दबाव, टीचर्स के दबाव और दुर्व्यवहार का जिक्र विस्तार से शौर्य ने किया था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं। शिवांक, परिजन स्कूल के सामने मौजूद है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है और किस तरीके के एक्शन की मांग इनकी तरफ से की जा रही है? शिवांक, क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल रोमाना जी, आप देखिए यहाँ पर ना तस्वीरों में कि किस तरह से कई सारे अभिभावक जो आए हुए हैं। क्या मांग है आप लोग की? देखिए, हमारे बच्चे को यहाँ पे इतना प्रताड़ित करा जा रहा है, इतना इंसल्ट करा जा रहा है टीचर्स द्वारा। 3-4 टीचर्स के बच्चा जो है अपने सुसाइड नोट पे नाम लिख के गया हुआ है। उन टीचर्स को हमारे इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद सस्पेंड किया गया है। हम उसकी रेस्टिगेशन की मांग करते हैं। उनको स्कूल से निकाल देना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए। यही मांग है भैया, बच्चे के साथ में हम लोग, बहुत गलत हुआ बच्चे के साथ में। अब क्या बोले सर? अरेस्ट करा जाए। आज हम कोई गलती करते हैं, हमारे नाम पे FIR होती है, पुलिस हमें अगले दिन आके घर से लेके उठा के लेके जाएगी। टीचर्स को क्यों अभी तक नहीं पकड़ा है उन्होंने? टीचर्स को क्यों नहीं अरेस्ट करा है? टीचर्स से कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है। टीचर्स को भी पकड़ने के आप लोग? मैं कह रहा हूं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जो गलत कर रहा है उसको अरेस्ट करना फर्ज बनता है प्रशासन का। और स्कूल के जो प्रबंधक हैं, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं जो एक कठोर कदम उठाना चाहिए, हम पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं उठाया गया? वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर धर्म परिवर्तन की नीति चलाई जा रही है। धर्म परिवर्तन क्या, यहाँ के लोगों को जो है, लोगों को बाहर वाले लोगों से दूर किया जा रहा है और उसको नीच दिखाया जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, हमारा ये कसूर है। हमने यहाँ पे जन्म लिया है और हमें यहाँ पर इंसाफ चाहिए। हमको उनको अरेस्ट करवाना है किसी भी हालात में, चाहे हमें दिन रात यहाँ पे बैठ के धरना देना पड़े। आप लोग भी धरना भी देंगे? जरूर। हाँ जी जरूर। सर मेरे साथ ही आता था वो सुबह, मैं उसको स्पेशल गाड़ी में छोड़ने आता, लेके जाता था स्पेशल में ही। मतलब कि इतना डरा रखा था उसको, मतलब वो नहीं खाना बच्चे जो है स्कूल आने से डर रहे हैं कि टीचर्स उनको इतना इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए, आजकल के बच्चे हैं, समझदार हैं, उनको इंसल्ट करना बिल्कुल सही बात नहीं है। और टीचर्स जो है बच्चों के सामने, उनकी क्लास के बच्चों के सामने उनको इंसल्ट कर रहे हैं। पानी गिर गया बच्चे से, पानी गिरने पे बच्चे को रेस्टिकेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लोगों से जब बात करते हैं सर, ऐसा है, हमारी मांग है कि ये सारे CCTV जो भी थे उस दिन के सारे सार्वजनिक किया जाए। बच्चों को किस तरह से रुलाया जाए, मारा था, धक्का दे के गिराया था, वो पुलिस सारा CCTV सार्वजनिक करे, रोज का रोज अपडेट करे। जितना भी जो उस दिन हुआ था सारा डेट अपडेट करे और हमें सारा बताए कि क्या कार्रवाई चल रही है। और प्रिंसिपल को तुरंत रस्टिकेट करना चाहिए, तुरंत। और स्कूल की मान्यता रद्द कर दे तुरंत, और ऐसा आगे बच्चे के साथ ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं रोमाना जी कि किस तरह से लोग यहाँ पर इस तरह का एक पूरा बैनर लगा कर आए हैं पेरेंट्स। और उसके अलावा उनकी मांग ये है कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल को यहाँ से रेस्टिकेट करा जाए। और उसके अलावा जो अन्य ये जो पीछे लोग खड़े हुए हैं जिनसे आप अभी बात कर रहे थे, एक तो इनमें से पूछिए जरा कितनों के बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि क्या जो ये बच्चा था जिसने आत्महत्या कर ली, इसके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं क्या? और अभी तक पुलिस ने एक्शन क्या लिया है? क्योंकि जानकारी ये भी आ रही है कि इस मामले में FIR भी हुई है, और जो आरोपी टीचर्स जिनके नाम उस सुसाइड नोट पे थे, उन टीचर्स को फिलहाल स्कूल ने निलंबित कर दिया है। इसको लेकर क्या अपडेट है? जी, यहाँ पर अभिभावक हैं, इनके साथ जरा बातचीत करते हैं इसी सिलसिले में, जैसा भी आपने जिक्र करा है।
सर एक बात बताइएगा, आपके मतलब बच्चे भी पढ़ते हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। अच्छा, बच्चे नहीं पढ़ते आप? फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, फैमिली फ्रेंड बेसिकली शौर्य के मतलब। अच्छा, सॉरी है, ये हमें यही है कि उसको इंसाफ मिले, सूर्य को, बस यही हमारी वो गुजारिश। अच्छा, माता पिता आए हैं शौर्य के यहाँ? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आए, आ रहे हैं अभी तक आए नहीं। आगे बढ़िए, माता जरा पिता दो नहीं चार आए लोगों हुए, से और महाराष्ट्र पूछिए, इनके जा रहे बच्चे हैं। पढ़ते हैं क्या यहाँ पर इस स्कूल संस्कार में? वही हुआ था उनका। जी बिल्कुल रोमाना जी, और लोगों से जरा बातचीत करते हैं। भाई साहब एक बात बताइएगा, ये देखिए कई सारे और लोग हैं यहाँ पे। भाई साहब एक बात बताइएगा, बच्चे पढ़ते हैं क्या? हाँ, अच्छा, कौन से 7th में। 7th क्लास का मतलब क्या डर है जिस वजह से आप लोग आए? तो इसके अंदर बच्चे जैसे स्कूल के अंदर आते हैं, टीचर होती हैं, तो टीचर हर छोटी छोटी बात पे नोट्स लिख देती हैं, डायरी भर देती हैं, बच्चा डरता है। हम स्कूल में आते हैं, हम बात करते हैं, मेरे को पिछले कम से कम 10 दिन से कॉल करे जा रहे हैं, आप स्कूल में आओ, स्कूल में आओ, स्कूल में आओ। स्कूल में आके वो उसको सस्पेंड कर देते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे की गलती क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये करते हैं ये कि शिकायतें हैं देखिए हमारे अभिभावकों हाथ- की, जो इस सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर इस वक्त डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी शिवांक वहीं पर मौजूद है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बताते हैं दर्शकों को। दिल्ली में ये जो छात्र शौर्य की आत्महत्या का मामला है, इस पर सरकार का एक्शन हुआ है। इस मामले में सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी में जॉइंट डायरेक्टर और प्रिंसिपल समेत 5 लोगों को शामिल किया गया है। कमेटी को 3 दिन में जांच रिपोर्ट देनी होगी। तो सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है। कमेटी में जॉइंट डायरेक्टर को भी शामिल किया गया है, प्रिंसिपल को भी शामिल किया गया है। कुल 5 लोगों की ये कमेटी बनाई गई है। 3 दिन में इस कमेटी को रिपोर्ट देनी होगी। हमारे सहयोगी शिवांक वहीं मौके पर मौजूद हैं और जरा शिवांक से ही जानते हैं। शिवांक, ये जो सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जांच के लिए, इसमें जॉइंट डायरेक्टर से लेकर प्रिंसिपल को भी रखा गया है, कुल 5 लोगों को रखा गया है। यहाँ जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं अभिभावक, अब क्या सरकार के इस फैसले से वो खुश हैं? शिवांक, स्कूल में कर दूंगा मैं एडमिशन, उसके बाद में वो ठीक चल रहा था, उसका माइंड तो चलो ठीक उन्होंने सेटअप कर दिया, लेकिन बार बार हरेसमेंट उससे इस तरह से हो रहा था कि वो अपना माइंड, क्योंकि घर में इतना कुछ चल रहा है कि पापा ने कहा अगले साल चेंज करना है, और 10 दिन बचे थे अब स्कूल को, क्योंकि प्री बोर्ड चालू होने वाले थे। एक्चुअली सैटरडे से तो छुट्टी थी, मंगलवार को तो उसके साथ ही हादसा हो गया। तो उस एक दिन पहले भी अपने पापा, उसके दादी का ऑपरेशन था, ऑपरेशन के लिए पापा गांव जाने वाले, 4 बजे की फ्लाइट थी। 1:30 बजे तक पापा के साथ अच्छा बैठा है, बात भी करी है, उनके साथ कुछ ऑर्डर करके खाया भी है, शेक्स भी मंगा के पिए उसने, लेकिन उतना माइंड इतना अच्छा, मतलब उसे पापा को भी फील नहीं होगा इतना ये करा। लेकिन दूसरे दिन स्कूल में और ड्रामा क्लास के दौरान नीचे गिर गया, तो वो जानबूझ के तो नहीं करा, लेकिन देखिए शिकायतें यहाँ पर और बता रहे हैं अभिभावक कि आखिरकार किस तरीके से स्कूल को वो जिम्मेदार मानते हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी को 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें। मथुरा के वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लड़कियां भी घायल हुई हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। इस दिल दहलाने वाली पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आ गया है। इसमें देखा जा सकता है यह हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ। दरअसल दूसरी गाड़ी से आगे निकलने की होड़ में कार बेकाबू हो गई, सड़क किनारे खड़ी महिला पर चढ़ गई। जिस महिला की एक्सीडेंट में मौत हुई है वो अपने परिवार के साथ पलवल से प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई हुई थी। अब पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है। उधर मध्य प्रदेश के दमोह से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक मानसिक तौर पर कमजोर बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए, उन्हें सड़क पर बिलखते हुए छोड़ दिया गया। ये देखिए तस्वीर। बुजुर्ग को इस हालत में देखने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। बुजुर्ग की हालत देखकर हर कोई दंग था। बुजुर्ग के हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बांध दिए गए थे। बुजुर्ग उन जंजीरों को खोल नहीं पा रहे थे। इसके लिए बाकायदा ताला जड़ दिया था। सोचिए जरा, किसने इतनी बेरहमी की इस बुजुर्ग के साथ। बहुत से लोग बुजुर्ग की इस हालत को देख रहे थे। किसी ने बुजुर्ग को जंजीरों से मुक्त नहीं कराया। ज्यादातर लोग बुजुर्ग की इस हालत का वीडियो बनाते रहे। मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची, बुजुर्ग को जंजीरों के बंधन से मुक्त कराया। जांच में पता चला बुजुर्ग का नाम है हीरा लाल प्रजापति, पास के ही एक गांव के निवासी हैं।
उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं, क्योंकि वो ये भी नहीं बता पा रहे कि उनकी ये हालत किसने की। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब अपनी जांच शुरू कर दी है। उधर महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव तालुका में 4 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा भड़का है। गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ कर दी है। ये घिनौनी वारदात डोंगराले गांव में अंजाम दी गई। इसके बाद से ही प्रदर्शन यहां जोरदार तरीके से जारी है। बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या की गई है। इस मामले पर लोगों ने बीती रात अनसिंग गांव में विरोध प्रदर्शन किया। बच्ची को टॉर्चर कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी का पुतला फूंककर अपना गुस्सा दिखाया। मालेगांव शहर का पूर्वी हिस्सा मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल है। बेहद संवेदनशील भी इलाका माना जाता है। वारदात की वजह से आज यहां बंद रखा गया है। शहर के प्राइमरी हाई स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वारदात को अंजाम देने वाले को मौत की सजा दी जाए, ये मांग है लोगों की। नाराज लोगों ने मालेगांव हाईवे पर जाम लगाया। फिलहाल आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार रात को 4 साल की बच्ची की लाश मिलने के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भड़का था, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर मैं ऐसा अंदाजा लगा पा रही हूं कि शायद ये वही जगह है जहां आरोपी को गिरफ्तारी के बाद रखा गया है और ऐसे में लोग खुद कानून अपने हाथ में लेने पर आमादा है और ऐसे में लोगों की कोशिश ये है कि किसी तरीके से आरोपी इनके हत्थे चढ़ जाए और वो खुद ही उसके साथ इंसाफ कर दे। देखिए, कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है, ये हम सब जानते हैं। देश संविधान से चलता है। लोकतंत्र के अंदर अराजकता तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हालांकि दूसरी तरफ लोगों की भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन पुलिस के एक्शन की भी तारीफ करनी होगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नासिक के मालेगांव में ये घिनौनी वारदात हुई थी और इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। मासूम बच्ची, 4 साल बच्ची की उम्र, मासूम के साथ बलात्कार किया गया और फिर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। ईंट से उसका सिर कुचल दिया इस आरोपी ने। दोषी को फांसी दो, यही नारे गूंज रहे हैं इस वक्त मालेगांव की फिजाओं में। और पुलिस को यहां पर लोगों को खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने। जानकारी यह भी मिल रही है कि लोगों तक खबर पहुंच गई थी कि पुलिस जो है वो इस आरोपी को पेशी के लिए अदालत लेकर आ रही है और ऐसे में अदालत में भी लोगों की भीड़ पहुंच गई थी। हालांकि बाद में सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आरोपी की कोर्ट में पेशी करानी पड़ी। फिलहाल जो भीड़ बेकाबू हो रही थी और सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन रही थी, उसी भीड़ को खदेड़ते हुए पुलिस बल, तस्वीरें आपके सामने। इस भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं जो सड़कों पर उतरी हुई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल इस वक्त मौजूद है। मुकुल, जरा बताइए ये कहां की तस्वीरें हैं? क्या अदालत परिसर इस आरोपी को लेकर आया जाएगा? और ये खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची तो वहीं पहुंच गए थे क्या लोग जहां से पुलिस ने इन लोगों को खदेड़ा है? मुकुल, ऐसी बात नहीं है। मालेगांव के डोंगराले गांव में 4 दिन पहले ये घटना हुई थी। आरोपी जो है वो अभी पुलिस रिमांड में है। आज इस घटना का निषेध करने के लिए, विरोध करने के लिए आज मालेगांव की जनता रास्ते पे उतर आई थी और एक मोर्चा का आयोजन किया गया था, जो कि मालेगांव न्यायालय और सामने ही जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी कार्यालय है, उसके सामने जो रास्ता है वहाँ पे सब मोर्चे की सांगता हुई थी। लोग यहाँ पे बैठे थे। उसके बाद एक जमाव आया और उसने ये जो गेट है वो गेट तोड़ दिया था। अभी मेरे साथ मालेगांव के वकील है जिन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो आरोपी है, आरोपी का कोई भी पक्ष न्यायालय में नहीं रखेगा। आप बोलिए। जो भी ये हादसा हुआ है नाबालिग लड़की के साथ, बहुत ही बुरा हादसा है। हम लोग मालेगांव वकील संघ की तरफ से पीड़ित जो लड़की है और उसकी फैमिली को रिलीफ देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल ही हमने हमारे मालेगांव बार एसोसिएशन की मीटिंग लेकर
पीड़ित को न्याय मिलने के लिए हमने खुद वकालतनामा उसकी बहुत तरफ शुक्रिया से आपका पेश वकील किया। तमाम जानकारी के लिए। तो मालेगांव में वकीलों के संघ ने ये फैसला लिया है कि आरोपी के लिए कोई भी पक्ष नहीं रखेगा, उसी की जानकारी दे रहे थे वहां के वकील। इस बीच हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इन दिनों एक निजी दौरे पर भारत आए हुए हैं और इस दौरान जूनियर ट्रंप अपनी पत्नी के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विशेष अतिथि बनकर जामनगर स्थित रिलायंस ग्रीन्स पहुंचे हैं। यहां वनतारा में स्थित गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने गणपति बप्पा की पूजा की। मेहमानों को गरबे के रास दिखाने के लिए गरबा मंडली ने भी यहां पर नृत्य का आयोजन किया और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने गरबा भी किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का निजी दौरा है, लेकिन रिलायंस समूह द्वारा उनकी मेहमान नवाजी की टाइमिंग ऐसी है जिसको लेकर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। रिलायंस भारत में रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन हाल में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा है कि उसने गुजरात के जामनगर में स्थित अपनी सिर्फ निर्यात वाली रिफाइनरी में ही रूसी कच्चा तेल इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। रिलायंस भारत में रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार, जैसा कि मैंने आपको बताया, RIL ने रूसी कच्चा तेल इस्तेमाल करना बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी का दावा है यूरोपीय संघ की पाबंदियों की वजह से यह फैसला लिया गया है। और दूसरी तरफ कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि रिलायंस समूह द्वारा ट्रंप के बेटे की मेहमान नवाजी का मकसद क्या सिर्फ ट्रंप जूनियर को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराना, या फिर अमेरिका के साथ नए व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वाराणसी की दाल मंडी में अतिक्रमण अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादी की देन है। और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बन जाए, मेट्रो हो, इसलिए उस समय समाजवादी सरकार में पूरी DPR बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती, और मेट्रो बनने के बाद आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ता। अगर कोई बनारस में रोका है मेट्रो को, उस डेवलपमेंट को किसी ने रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ये परेशान किया जा रहा है दाल मंडी में, वो केवल अपना वोट सीधा करने के लिए। और अगर इनकी कोई तैयारी होती कि हम दाल मंडी को किस लेवल तक ले जाएंगे डेवलपमेंट, तो कम से कम किसी बड़ी संस्था से इस तरीके से स्टडी कराई होती। हालांकि ये दूसरे शहर की स्टडी है। बहुत कोई पत्रकार साथी अगर बहुत समझदार हो, हालांकि सब समझदार हैं, ये पन्ने पलट करके देख सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है। एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है उसकी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं। विधानसभा में मैंने दोहराई थी बात, और लोकसभा में मैंने ये बात कही, कई मौकों पर कहा मैंने कि आज जो मेट्रो जितनी भी चल रही है यूपी में, आपकी लखनऊ की मेट्रो समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। यूपी में जितना विकास हुआ है मेट्रो के संदर्भ में बता रहे हैं कैसे समाजवादी पार्टी की देन है ये सारा का सारा विकास, और निशाने पर योगी सरकार को लेते हुए उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर जो छापेमारी चल रही है उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। जांच एजेंसियों को अमोनियम नाइट्रेट को पीसने वाली चक्की मिल गई है। फरीदाबाद के ध्वज गांव में यह चक्की मिली है।
ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अमोनियम नाइट्रेट को पीसा जाता था। ये बड़ा खुलासा हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से ये वो चक्की है और इस चक्की में अमोनियम नाइट्रेट को पीसा जा रहा था। अमोनियम नाइट्रेट कैसे कट्टों में भरकर रखा हुआ था वो आपने पहले ही देखा फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव के अंदर। और ये जो चक्की है ये धौज गांव में लगा रखी थी। यहीं पर अमोनियम नाइट्रेट को पीसने का काम चल रहा था। तो ये बिजली से चलने वाली चक्की और इसी इलेक्ट्रिक चक्की से अमोनियम नाइट्रेट को पीसा जा रहा था। वैसी चक्की है ये जैसी आपने देखी होगी जिसमें अनाज डालकर पीसा जाता है। तो बिजली से चलने वाली ये चक्की है, लेकिन आतंकवादी इस चक्की में जिसमें अनाज पीसा जाता है उस चक्की में अमोनियम नाइट्रेट पीस रहे थे। धातुओं को पिघलाया जा रहा था इस मशीन में। आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल ये सारा खेल खेल रहा था। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, ये जानिए आप। खाद के अलावा खनन में, औद्योगिक कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल, डीजल या केरोसिन जैसे ईंधन के साथ मिलकर यह धमाका कर सकता है। आसानी से मिलने की वजह से आतंकवादी इस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल है और अमोनियम नाइट्रेट को आप किसी भी ईंधन के साथ मिलाएंगे तो आसानी से उसके जरिए बड़ा धमाका हो सकता है। अब कितनी खतरनाक ये पूरी साजिश थी ये जान लीजिए आप। देखिए, लाल किला धमाके में करीब 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, ये सूत्र बता रहे हैं। आतंकवादियों के ठिकानों से 3,500 विस्फोटक मिला था। अमोनियम नाइट्रेट को चंद मिनटों में धमाके के लिए तैयार कर लिया जाता है और ऐसे में ये हजारों की तादाद में जो केमिकल मिला था, अमोनियम नाइट्रेट मिला था, जरा सोचिए आप कितनी भयावह साजिश जो आतंकवादियों ने रची थी देश को दहलाने की। इस बीच दिल्ली धमाके के आतंकवादी मॉड्यूल पर एक नया खुलासा हो रहा है। फोन की जांच हुई है इन आरोपी डॉक्टर्स के और फोन की जांच में डॉक्टर शाहीन के रोल का खुलासा हुआ है। क्या भूमिका थी डॉक्टर शाहीन की इस आतंकी मॉड्यूल में, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। आतंकी हमलों के लिए फंड जुटाने का काम डॉक्टर शाहीन ही करती थी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को जैश ए मोहम्मद से, अलकायदा के हैंडलर से बिटकॉइन के जरिए पैसे भेजे गए। P2P तरीके से डॉक्टर शाहीन 10 से ज्यादा अकाउंट से इन पैसों को विड्रॉ करती थी और इसके अलावा हवाला के जरिए भी डॉक्टर शाहीन के पास 6 लाख से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। सऊदी अरब से, तुर्की से, सीरिया से ये रकम आई थी। अच्छा, पूछताछ में यह भी पता चला है कि डॉक्टर शाहीन खुद भी आतंक के इस मॉड्यूल को पालने पोसने के लिए चंदा और चंदे के जरिए पैसा जुटाती थी। लोगों को वो झांसा देती थी कि चंदा मुसलमानों के लिए सस्ते इलाज के लिए, एक अस्पताल बनाने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल, लेकिन दरअसल उसका मकसद आतंक के लिए चंदा जुटाना था। अपनी कमाई से भी, अपना भी करीब 4 लाख रुपया है जो डॉक्टर शाहीन ने इस आतंक को पालने पोसने में लगाया। तो जांच एजेंसियों ने आतंकवादियों के फोन से डिलीट किए गए वीडियोस भी बरामद कर लिए हैं, जिससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों के फोन से क्या कुछ मिला है ये जानिए आप। हमास जैसे हमले की ट्रेनिंग के वीडियोस इन फोन्स में मौजूद थे। घातक बम कैसे बनाए जाएं, उससे जुड़े वीडियोस इनके मोबाइल फोन में थे। मसूद अजहर समेत कई भारत के दुश्मन बड़े आतंकवादी, उनके भी वीडियोस उकसावे वाले वो इनके मोबाइल फोन से बरामद हुए हैं। ISIS की जहरीली तकरीरों के वीडियोस इनके पास थे। केमिकल रिएक्शन की रिसर्च से जुड़े वीडियोस भी इनके मोबाइल फोन से बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों के भीड़भाड़ वाले इलाकों की जो रेकी इन लोगों ने की थी, उससे जुड़े वीडियोस भी इनके मोबाइल में मौजूद थे। इन्होंने तो डिलीट कर दिए थे, लेकिन वो सारा डेटा जांच एजेंसियों ने रिट्रीव कर लिया है, दोबारा हासिल कर लिया है।
तो आतंकवादियों के फोन में क्या क्या मिला है, उसी का ये पूरा ब्यौरा आपके सामने है। देखिए कैसे इनके आतंक के आका जो इनका ब्रेन वॉश करते थे, उनकी जहरीली तकरीरें वो इनके मोबाइल फोन में थी। कैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है धमाका करने में, इससे जुड़े कई वीडियोस इनके मोबाइल फोन में मिले हैं। इसके अलावा जहां जहां इन लोगों ने रेकी की है, ऐसी जगहों के वीडियोस भी इनके मोबाइल फोन से बरामद हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर मुजम्मिल ने कैसे वो केमिकल संजो के रखा था, इसका भी अब बड़ा खुलासा हो गया है। 50 कट्टों में यह आतंक का सामान भरकर रखा हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से 50 कट्टों में विस्फोटक मिला है, उसका वीडियो सामने आ गया है। 10 नवंबर को फतेहपुर तगा गांव में अमोनियम नाइट्रेट मिला था, 50 कट्टों में भरकर रखा हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल इसी फतेहपुर तगा गांव में किराए का मकान लेकर रह रहा था, वहीं उसने ये सारा आतंक का सामान उसका भंडार बना रखा था। हालांकि मुजम्मिल को किराए पर घर देने वाला मौलाना इश्ताक वो भी गिरफ्त में है। फतेहपुर तगा गांव से 4 किलोमीटर दूर धौज गांव, वहां पर भी विस्फोटक मिला। फरीदाबाद के धौज गांव में 360 किलो विस्फोटक सामग्री मिली। मौके से 20 टाइमर भी मिले, वॉकी टॉकी, असॉल्ट राइफल्स भी मिली। इन तमाम बरामदगियों से घबराकर ही डॉक्टर उमर ने दिल्ली में धमाका कर दिया था। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बात एसआईआर पर मचे सियासी घमासान की। चुनाव आयोग बिहार के बाद 9 और राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर रिवीजन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, लेकिन कई राज्यों में इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा बवाल अगर कहीं हो रहा है तो वो पश्चिम बंगाल है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी पहले ही प्रदर्शन कर चुकी हैं और अब मुख्य चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इसी को लेकर सियासी हंगामा बढ़ रहा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और टीएमसी भी बड़ी तैयारी में है एसआईआर के विरोध के लिए। तो बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ रैली निकालने की तैयारी में है ममता बनर्जी। जानकारी मिल रही है कि 25 नवंबर को बंगाल के बनगांव में ममता बनर्जी की रैली होगी। एसआईआर के खिलाफ 3 किलोमीटर लंबा विरोध मार्च ममता बनर्जी निकालने की तैयारी में है 25 नवंबर को। यह बड़ी खबर है। एसआईआर के खिलाफ 3 किलोमीटर लंबा विरोध मार्च करेंगी ममता बनर्जी। बनगांव से ममता बनर्जी की ये रैली निकलेगी। 25 नवंबर दिन मंगलवार का चुना है ममता बनर्जी ने। एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी सड़क पर उतरने की तैयारी में। मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी पहले ही ममता बनर्जी की तरफ से लिखी गई है और ऐसे में आनन फानन में ये एसआईआर जो करवाई जा रहा है, इसको लेकर सवाल ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाए हैं और इस पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही और समय दिया जाए, ये मांग भी ममता बनर्जी की तरफ से इस चिट्ठी में की गई है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को लोगों के बीच लेकर जाने की तैयारी में और इसी क्रम में पैदल मार्च ममता बनर्जी करेंगी। एसआईआर पर ये जो घमासान मचा हुआ है, बिहार के बाद आप जानते हैं 12 राज्यों में एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर आमने सामने अब बीजेपी और टीएमसी आ गए हैं। ममता बनर्जी एसआईआर ना कराए जाने की मांग कर रही हैं और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। ममता का राज जंगल राज जैसा, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बिहार के बाद बंगाल में जंगल राज चुनावी मुद्दा बनेगा, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से बयान दिया गया है। निर्वाचन आयोग का फैसला है, एसआईआर तो होकर रहेगा। जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनके वोट से जीतना चाहती हैं ममता बनर्जी। ये आरोप बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर लगाया गया है। तो वार पलटवार लगातार जारी है बीजेपी और टीएमसी के बीच। चुनाव आयोग बिहार के बाद बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर करा रहा है। इसी को लेकर टीएमसी की तरफ से आपत्ति जताई गई है। ममता बनर्जी ने जो पत्र लिखा और एसआईआर रोकने की जो अपनी मांग रखी, टीएमसी इसे चुनाव आयोग और सरकार की दरअसल चाल बता रही है। ममता बनर्जी ने शुरू से चेतावनी दी है कि जिस तरह से चुनाव आयोग एसआईआर एक्सरसाइज करा रहे हैं, जिस जल्दबाजी में ये एक्सरसाइज करा रहे हैं, इससे जनता की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और जिस तरह से असंभव डेडलाइंस रखे गए हैं, इससे
जो BLOs हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं, इन पे बहुत ज्यादा दबाव है और कई BLOs ने खुदकुशी की है और आम जनता भी, कई आम नागरिक ने भी खुदकुशी कर ली है। इस स्थिति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, SIR एक्सरसाइज को तुरंत स्थगित करना चाहिए। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिरकार ममता बनर्जी ने ये जो चिट्ठी लिखी, तो इस चिट्ठी का लब्बो-लुबाब क्या था, क्या कुछ लिखा ममता बनर्जी ने, ये जानिए। CC से शिकायत ममता बनर्जी की तरफ से की गई, SIR निलंबित की जाए, ये ममता बनर्जी की मांग है दलीलों के साथ। तो प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ियां हैं, बिना पर्याप्त ट्रेनिंग के, गाइडलाइन और तैयारी के SIR को लागू किया जा रहा है, जिससे BLO और लोगों दोनों पर दबाव है। कई BLO टीचर, फ्रंटलाइन वर्कर, दूसरे नियमित कर्मचारी हैं जिन्हें एक साथ घर घर सर्वे और ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसे काम भी करने पड़ रहे हैं। ये ममता बनर्जी की तरफ से CC से कहा गया। आगे उन्होंने लिखा, जिस रफ्तार से प्रक्रिया हो रही है उससे 4 दिसंबर तक कई इलाकों में वोटर्स डेटा ठीक से अपलोड नहीं हो पाएगा। इतना ज्यादा काम होने और सजा के डर से BLO गलत या अधूरा डेटा भर सकते हैं, जिससे वोटर लिस्ट खराब हो सकती है। जलपाईगुड़ी की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। इसे लोग SIR के काम के दबाव से जोड़ रहे हैं। प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे और मामले भी सामने आए हैं। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये तमाम चिंताएं हैं CC के सामने व्यक्त की गई हैं इस चिट्ठी के जरिए। तो ये तो ममता बनर्जी की शिकायत आपने सुनी। इस पर बीजेपी की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया गया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। তৃণমূলে মহা জঙ্গলরাজ, টাটা বাই বাই। তৃণমূলে মহা জঙ্গলরাজ, টাটা বাই বাই। তৃণমূলে মহা জঙ্গলরাজ, টাটা बाई बाई। इस बीच कोलकाता के साथ BLO को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेज दिया है। SIR में खामियों का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। SIR फॉर्म के डिजिटलीकरण प्रक्रिया में खामी पर यह नोटिस भेजा गया है और नोटिस में पूछा गया है सवाल, काम को पूरा करने में विफल क्यों रहे। तो कोलकाता के साथ BLO जिन्हें निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है, काम को पूरा करने में आप विफल क्यों रहे हैं, ये सवाल पूछा गया है चुनाव आयोग की तरफ से इन 7 BLO से। और अब एक और खबर आ रही है और वो ये है कि बंगाल में SIR को लेकर TMC ने बैठक बुलाई है। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। 24 नवंबर को अभिषेक बनर्जी ने ये बैठक बुलाई है। 10,000 पार्टी नेताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे अभिषेक। पार्टी नेताओं को SIR की जानकारी दी जाएगी। बैठक में SIR की प्रक्रिया को लेकर विस्तार से बातचीत होगी। इस बैठक में अभिषेक बनर्जी पार्टी नेताओं को SIR के बारे में समझाएंगे और किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में ना कटे, ऐसे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और अब SIR को लेकर बीजेपी और TMC में जो सियासी भिड़ंत शुरू हुई है, बीजेपी आरोप लगा रही है ममता SIR करने वाले स्थानीय अधिकारियों पर दबाव बना रही हैं। चुनाव आयोग को सरकारी मशीनरी को अपने अधीन ले लेना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद सौमित्र खान। जिस तरीके से नमस्कार, जिस तरीके से बंगाल चुनावों, बिहार चुनावों में SIR एक बड़ा मुद्दा था, वो तो खत्म हो गया। अब बंगाल चुनावों में देखिए, मैंने एक बात बोल रहा हूँ, पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पूरा का पुलिसी नियंत्रण, पूरा सरकारी आधिकारिक का नियंत्रण चीफ मिनिस्टर के पास रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर को। मैं इलेक्शन कमिश्नर में रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है, आप 356 तो नहीं करेंगे लेकिन 355 तो लगाओ। जो इलेक्शन कमिश्नर का अंडर में आधिकारिक बल है। ममता बनर्जी क्या बोल रहे CM ने, बोल रहे भाई हम तो इलेक्शन कमिश्नर 3 महीने के लिए आप है, लेकिन उसके बाद हमारा पास ही आप है, तो मतलब क्या है, हुमकी दे रहे। तो इसलिए 355 लगाना बहुत जरूरी है। जब तक 355 नहीं होगा तो हमको लग रहा है, डर है लास्ट तक SIR होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं, एक देशवासी होने के नाते SIR होना चाहिए, पूरा बंगाली चाहते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, राहुल जी जितना बड़ा नोटंकी कर रहे हैं ना,
उतना बड़ा उसका कांग्रेस का ऑर्बिट हुआ होगा। राहुल गांधी जहीं पे नहीं जाएगा वहां पे अच्छा रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स आता नहीं है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता बनर्जी पहले दिन से ही लोगों को डरा रही हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी पर निजी हमले कर रही हैं, सीसी को गाली दे रही हैं। ममता बनर्जी हंगामा कर रही हैं क्योंकि उन्हें सत्ता जाने का डर है। ममता बनर्जी कौन है ये शहर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। ऐसा कोई नया बात नहीं है, ये 9th शहर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना, उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए आक्रामक तरीके से बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी की घेराबंदी की जा रही है। प्रवक्ता बीजेपी के गौरव भाटिया, उन्होंने कैसे ममता बनर्जी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, सुनिए। ऐसा ही एक प्रयास कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया जब बिहार में एसआईआर हो रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस एसआईआर पे रोक नहीं लगाई थी। संविधान का अनुच्छेद 324 कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी को पढ़ना चाहिए। और ममता बनर्जी अराजकता का प्रतीक है, गुंडागर्दी का प्रतीक है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जिनको संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कोई अधिकार नहीं देता है कि वो वोट डाले, ममता बनर्जी उनके वोट के सहारे पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती हैं। हजारों की संख्या में जो घुसपैठिए थे वो वापस अपने देश जा रहे थे, लेकिन एक आंख नम थी, एक आंख ऐसी भी थी जिसमें आंसू थे। एक दिल भर आया भारतीयों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए। और वो व्यक्ति आदरणीय ममता बनर्जी जी थी। उनको लगा ये तो मेरा वोट भाग रहा है। तो ममता बनर्जी जी कान खोल के सुन लीजिए, देश संविधान से चलता है और अगर देश के निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि एसआईआर होगा 12 प्रदेशों में, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।